ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उल्लिखित घटनाएं, पात्र और स्थान वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। यदि इस कहानी में किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, से मिलती जुलती स्थिति प्रतीत होती है, तो वह पूरी तरह संयोग मात्र है। लेखक का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को आहत करना नहीं है। अब तक आपने सुना कि ईशाना घर आती है तो संजीविका और दिव्यांश उसे सवाल करते हैं, पर ईशाना उन्हें कुछ नहीं बताती है। अब आगे। सुबह ईशाना घर के काम करके स्टूडियो के लिए निकल जाती है। दिव्यांश उससे पूछना चाहता था, पर वो जानता था कि ईशाना उसको कुछ नहीं बताएंगी। वो भी कुछ देर बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर संजीविका भी घर में पड़े पड़े बोर होती है, इसलिए वो भी घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद दिव्यांश हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो देखता है कि विराट पहले से वहां पर था। कैसी है वो लड़की? दिव्यांश विराट की तरफ देखते हुए बोला। होश आ गया है, शायद वो हमें बता दे कि उसके साथ ये सब किसने किया और हम जो सोच रहे हैं वही सच हो, विराट बोला। हाँ चलो, ये बोलकर दिव्यांश आगे जाने लगता है और उसके पीछे विराट चलता है। दिव्यांश कमरे में आता है तो वो लड़की गुमसुम सी लेटी थी और उसके पास सिस्टर खड़ी थी। सिस्टर दिव्यांश को देखती है तो उस लड़की को उठने के लिए बोलती है। वो लड़की उठकर बैठ जाती है। उसका चेहरा उसके बालों से छुपा हुआ था। दिव्यांश उसके पास जाके बैठ जाता है और धीरे से उसको देखते हुए बोला, कैसी हो आप? अब दिव्यांश की आवाज़ सुनकर वो लड़की सर उठाकर उन दोनों को जैसे देखती है, वैसे ही दिव्यांश और विराट की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर उस लड़की को देखते हैं। इधर ईशाना स्टूडियो आती है। बलविंदर उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे पता था मिस ईशाना आप जरूर आएगी। बलविंदर की बात सुनकर ईशाना मुंह बनाते हुए बोली, इसके सिवा आपने कोई रास्ता भी कहाँ छोड़ा था? ईशाना की बात सुनकर बलविंदर हंसने लगता है। वो बोला, ठीक है चलिए, अब आप अपना काम देख लीजिए। ईशाना बलविंदर के साथ चली जाती है। इधर संजीविका भी बाहर घूमने निकली तो थी, पर पता नहीं क्यों उसको इंडिया आकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब जब इंडिया आती थी तो उसको वो सब याद आता था जो वो याद नहीं करना चाहती है। संजीविका की आंखें उदासी के गहरे समंदर में डूबी हुई थी, जहां उसके दर्द और यादें एक साथ मिलकर एक अजीब सी खामोशी बना रही थी। उसका चेहरा एक मजबूत पर्दे से ढका हुआ था, जो उसके अंदर के तूफान को छुपा रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस पर्दे को फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। उसकी सांसें धीमी और उदास थीं, जैसे कि वो अपने जीवन की हर सांस को गिन रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उसके अंदर के दर्द को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें उस शांति को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। संजीविका 2 साल पहले की याद में खो गई, जहां वो 2 साल पहले की अपनी खुशहाल जिंदगी को याद कर रही थी। वो एक खुशमिजाज लड़की थी, जिसकी मुस्कान से कमरे में रोशनी हो जाती थी। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया, एक रात जो उसके जीवन की तबाही का कारण बन गई। उस रात की यादें संजीविका के दिमाग में ताज़ा हो गईं, जैसे कि वो अभी भी उस दर्द से गुजर रही थी। वो रात जो उसके जीवन में कभी रोशनी आने के दरवाजे बंद कर दिए थे। वो रात जो उसके सपनों को तोड़ दिए थे, जो उसके जीवन को एक अंधेरे में धकेल दिए थे। संजीविका की सांसें तेज हो गईं, जैसे कि वो उस रात के दर्द को फिर से महसूस कर रही थी। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, जैसे कि वो उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दर्द अभी भी वहां था, उसके दिल में एक गहरा जख्म बनाकर। वो जख्म जो कभी भरने वाला नहीं था, वो दर्द जो कभी कम नहीं होने वाला था। संजीविका का दिल एक बार फिर से टूट गया, जैसे कि वो उस रात के दर्द को फिर से महसूस कर रही थी। वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दर्द उसके लिए बहुत अधिक था। संजीविका की आंख से एक आंसू की बूंद उसके चेहरे पर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एक तेज आवाज आती है। सामने देखती है तो एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। वो बहुत तेज आवाज दे रहा था। एक्सीडेंट से बचने के लिए और गाड़ी का स्टीयरिंग को मोड़ देती है, जो जाके एक पेड़ से टकरा जाती है और कार से धुआं निकल रहा था। इधर हॉस्पिटल में दिव्यांश उस लड़की को देखते हुए हैरानी से बोला, तुम तो कनिका हो ना, ईशाना की बहन? हाँ, ये कनिका थी, जिसके साथ एक बार नहीं बार बार रेप हुआ था, जिस कारण उसका बच्चा भी नहीं रहा था। दिव्यांश की बात सुनकर कनिका रोने लगती है। उसको रोते देखकर दिव्यांश और विराट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिव्यांश विराट से बोला, विराट कुछ करो, इसे चुप कराओ। चिफ रोने दीजिए इसे। आज जो कुछ इसके साथ हो रहा है ये सब इसके कर्मों की सजा है। इसने ईशाना मैडम के साथ कितना गलत किया था।
विराट, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। माना कि इसने ईशाना के साथ गलत किया, इसके लिए मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। पर तुमको ये नहीं दिखता कि इसने अपना बच्चा खो दिया, इसके कर्मों की सजा इसके बच्चे को मिली, ये तो गलत था। बात करते हो कर्मों की। दिव्यांश विराट को घूरते हुए बोला। विराट चुप हो गया। वो दिव्यांश से बेहिश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कनिका रोती जा रही थी। वो रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, इस सब में मेरे बच्चे की क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? लोग सही बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ कितना गलत किया, उसका प्यार छीन लिया, उसको पैसों के लिए बेच दिया। दिव्यांश और विराट चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। वैसे दिव्यांश भी कनिका को सबक सिखाना चाहता था, पर ईशाना की बहन सोचकर छोड़ दिया था उसने। पर उसने ये कभी नहीं चाहा था कि कनिका के साथ इतना बुरा हो। वहीं विराट को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसको कनिका के ये आंसू, ये रोना सब झूठ लग रहा था। वो शक भरी नजरों से कनिका को घूर रहा था। कुछ देर बाद जब कनिका का रोना कम हुआ तो दिव्यांश उससे बोला, वैसे ये सब आपके साथ कैसे हुआ और किसने किया? आप वहां कैसे पहुंची? दिव्यांश की बात सुनकर कनिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ये सब तन्मय और उसका बिजनेस पार्टनर सम्राट सिगल ने किया है। तन्मय मुझे धोखा दे रहा था। उस दिन मैंने और उसको कमरे में एक लड़की के साथ वो। इतना बोलते ही वो फिर से रोने लगती है। दिव्यांश उसको पानी का गिलास देता है और उसे पीने के लिए बोलता है। पानी पीने के बाद कनिका फिर से बोलती है, उस दिन। ये बोलते हुए वो उस दिन को याद करने लगती है। 3 दिन पहले उस होटल के वीआईपी रूम में कनिका की आंखें तन्मय को देखकर फटी की फटी रह गईं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तन्मय, जिसे वो अपना प्रेमी समझती थी, किसी और लड़की के साथ बिना कपड़ों के बेंच पर बैठा था। कनिका के दिल पर जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो उन्हें रोकने में असमर्थ थी। वो अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपनी पलकों को जोर से बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। कनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो तन्मय की बेवफाई से स्तब्ध थी। वो अपने दिल के टुकड़े टुकड़े होते हुए महसूस कर रही थी। वो तन्मय की तरफ देखकर उसे घूर रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ देखने में असमर्थ था। वो अपनी नजरें नीचे कर ली थी और अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही थी। तन्मय हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो कनिका? उसकी आवाज में घबराहट और अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखें नीचे कर ली थी और अपने पैरों को घसीटते हुए बेंच से उठ खड़ा हुआ था। वो अपने कपड़े पहनने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपने बटनों को ठीक से बंद नहीं कर पा रहा था। वो कनिका की तरफ देखने में असमर्थ था, लेकिन वो जानता था कि वो उसे घूर रही है। तन्मय की सांसें तेज चल रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। वो अपनी गलती को स्वीकार करने में असमर्थ था, लेकिन वो जानता था कि वो कनिका के सामने अपनी बेवफाई को छिपा नहीं सकता था। वो अपने शब्दों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं था। कनिका ने उस लड़की को घूर कर देखा जिसने उसके तन्मय के साथ बिना कपड़ों के बेंच पर बैठी थी। उस लड़की ने अपने कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन वो घबरा गई थी और अपने बटनों को ठीक से बंद नहीं कर पा रही थी। उस लड़की की आंखें डर से भर गई थी और वो कनिका की तरफ देखने में असमर्थ थी। वो जल्दी से वहां से भागने लगी, जैसे कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद कनिका ने अपनी आंखें तन्मय पर जमा दी। तन्मय अपने पैरों को घसीटते हुए खड़ा था और उसकी आंखें नीचे की तरफ थीं। वो अपनी गलती को स्वीकार करने में असमर्थ था और वो कनिका की तरफ देखने में भी असमर्थ था। कनिका की सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। वो तन्मय की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि वो उसे मारना चाहती हो। तन्मय कनिका के पास आ रहा था। वो कनिका के कंधों को छूते हुए बोला, बेबी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो जान। अब तो तन्मय का छूना भी कनिका को पसंद नहीं था। जैसे तन्मय ने उसे छुआ, कनिका को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। तन्मय का गाल लाल हो गया था। वो पीछे की तरफ गिर गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और दर्द से कराह उठा। कनिका की आंखें अभी भी गुस्से से लाल थीं और वो तन्मय की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि वो उसे फिर से मारना चाहती हो। कनिका ने तन्मय की तरफ एक घृणित दृष्टि से देखा और कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है तन्मय। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तन्मय ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कनिका की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो।
कनिका को उसकी हंसी सुनकर गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तन्मय की हंसी और जोर से होने लगी और वह कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, हाँ, और मैं फिर से ऐसा करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। कनिका को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आया और उसने तन्मय की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया और कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। कनिका हैरान थी तन्मय का ये बर्ताव देखकर। वो समझ नहीं पा रही थी कि तन्मय को क्या हो गया है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तन्मय जल्दी से मुड़ा और कनिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। कनिका को ये तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जमीन पर गिर गई। वो अपने गाल पर हाथ रखा और दर्द से कराह थी। तन्मय ने उसकी तरफ देखा और फिर से हंसने लगा, जैसे कि उसने कोई बड़ा मजाक सुना हो। कनिका ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और तन्मय की तरफ देखा, लेकिन वह अब उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि तन्मय अब उसके लिए कोई खतरा है। वो धीरे धीरे उठी और पीछे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि वो तन्मय से दूर जाना चाहती हो। तन्मय ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, कनिका। और क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तन्मय उसे घूरते हुए बोला, धोखेबाज के साथ धोखा नहीं किया जाता, जान। अरे तुम भूल गई, तुमने अपनी ही बहन के साथ क्या किया था? बेबी मैं तो फिर भी बाहर वाला हूँ, पर वो तो तेरी बहन थी ना, तूने तो उसको नहीं छोड़ा, फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद रख सकती हो? तन्मय की बात सुनकर कनिका को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसको एहसास होता है कि उसने अपनी बहन को इस इंसान के लिए धोखा दिया था। इस इंसान के लिए उसने उसके साथ कितना गलत किया। कनिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे में किसी के आने की आवाज आती है। वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने सम्राट सिगरेट पीते हुए अंदर खड़ा था। सम्राट को देखकर जहां कनिका हैरान थी, वहीं तन्मय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो सम्राट के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, लो भाई, तुझे ये चाहिए थी ना, लो अपना प्रोमिस मैंने पूरा किया, अब तेरी बारी है। ये बोलकर तन्मय कनिका को देखता है। तन्मय की बात सुनकर कनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है। वही सम्राट कनिका को हवस भरी नजरों से देखे जा रहा है। उसकी आंखों में कनिका के लिए गंदे इरादे साफ दिख रहे थे, जो कनिका समझ रही थी। सम्राट कनिका को हवस भरी नजरों से देखे जा रहा था। वो तन्मय के हाथ में पेपर्स देते हुए बोला, ये रहा इसका इनाम। तन्मय बेशर्मी की तरह हंस देता है और उन पेपर्स को बेसब्री की तरह पढ़ने लगता है। उन पेपर्स को पढ़कर तन्मय जोर से हंसने लगता है और सम्राट को गले लगाकर बोला, भाई यार, तुमने मेरा दिल जीत लिया, ठीक है, मजे करो तुम, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर तन्मय वहां से जाने लगता है। तन्मय को जाता देख कनिका उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, तन्मय तुम कहाँ जा रहे हो, और ये कैसे पेपर्स हैं? कनिका हैरानी से बोली, ये मेरा खजाना है जान। ये वो चीज है जिसकी वजह से तुमको मैं सम्राट को दे रहा हूँ। अरे इन पेपर्स की वजह से मेरी किस्मत बदल जाएंगी। तन्मय अपने दांत दिखाते हुए कनिका से बोला। कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से बोली, मतलब साफ है बेबी, तेरे इस बॉयफ्रेंड ने तुझे बेच दिया है मुझको, और पता है तेरी कीमत मुझे कितनी देनी पड़ी है? 10 करोड़ रुपए, और पुणे में बड़ी सी हवेली, और अपने बिजनेस में 50% पार्टनरशिप। इतना सब कुछ दिया है इसे बस तुम्हारे लिए जान। सम्राट की बातें सुनकर कनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। वो तन्मय को देख रही थी, जो कि उसके साथ धोखा कर रहा था। वो समझ गई थी कि वो बस उसके लिए केवल एक चीज थी, एक चीज जिसे वो बेच सकता था। उसके दिल में दर्द और धोखे की भावना थी। वो महसूस कर रही थी कि वो तन्मय के लिए कुछ नहीं थी, बस एक वस्तु जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। कनिका की सांसें तेज हो गईं। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दम घुट रहा था। वो अपने आसपास देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वो केवल तन्मय को देख रही थी, जो कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था। उसके हाथों में कंपन हो रही थी। उसको महसूस हो रहा थी कि वो गिरने वाली है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो महसूस कर रही थी कि वो अभी जमीन पर गिरने वाली है। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कर रही थी कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रही है। वो तन्मय को देख रही थी, जो कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल चुका था। कनिका तन्मय को अपने आंसू भरी नजरों से देखते हुए बोली, तन्मय तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी गलती क्या थी?
मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी बहन को धोखा दिया। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो फिर अपने आंसू पोंछते हुए तन्मय की बाह को पकड़कर बोली, तन्मय हमारे बच्चे के बारे में सोचो, मैं माँ बनने वाली हूँ। तन्मय क्या तुमको अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया ये सब करते हुए। कनिका की बातें तन्मय को इरिटेट कर रही थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस करो कनिका, अरे यार कैसा बच्चा, किसका बच्चा? अरे जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इस बच्चे से कैसे कर सकता हूँ। हाँ और हाँ, तुमने मेरे लिए अपनी बहन को धोखा नहीं दिया था। तुम उससे नफरत करती थी, उसको खुश नहीं देख सकती थी, इसलिए तुमने मुझे उससे अलग कर दिया। और मुझे क्या पागल समझती हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तुमने अपनी बहन को बर्बाद करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था, समझी? तुमको क्या लगता है तुम खेल खेल रही थी? नहीं जान। तन्मय कनिका के गाल को छूता है कि उसके छूने से कनिका मुंह फेर लेती है। तन्मय आगे बोलता है, तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने किया था। वो ईशाना तो कभी मुझे खुद को छूने ही नहीं देती थी, हमेशा शादी के बाद का नारा लगाए रहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें उसके खिलाफ कर दिया और देखो आज तुम कहाँ खड़ी हो। इतना बोलकर तन्मय जोर जोर से हंसने लगता है। अब तुम्हारा हो गया हो तो तुम जा सकते हो, मुझे अपनी बेबी के साथ वक्त बिताना है, सम्राट कनिका का हाथ पकड़ते हुए बोला। कनिका को तो कोई होश ही नहीं था, वो एक माटी का ढांचा बनी खड़ी थी। ओ सॉरी, यू आर कंटिन्यू, मैं चलता हूँ, बाय जान। जैसे आज तक मुझे खुश किया वैसे सम्राट को भी करना, ये बोलकर तन्मय वहां से जाने लगता है। तभी कनिका को होश आता है। वो तन्मय का हाथ पकड़ते हुए बोली, तन्मय प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तन्मय कनिका का हाथ झटक देता है और वहां से जाने लगता है कि तभी कनिका फिर से उसके पैरों से लिपट जाती है। वही सम्राट उसका हाथ पकड़कर उसको तन्मय से दूर कर रहा था। तन्मय प्लीज प्लीज तन्मय, मुझे छोड़कर मत जाओ, कनिका उसके पैरों से लिपट कर बोली। पर तन्मय को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसको अपने पैरों से अलग करता है और वहां से चला जाता है। तन्मय, कनिका जोर से चिल्लाती है, चलो अब बहुत हुआ, तुम्हारी चिल्लाने के पैसे नहीं दिए हैं। उसको जब से पार्टी में मैंने तुमको देखा था तब से बस एक तुमको चखना चाहता था। इतना बोलकर सम्राट कनिका को जबरदस्ती खींचते हुए बेंच पर फेंक देता है और कमरे के दरवाजा बंद कर देता है। नहीं सम्राट, प्लीज छोड़ दो, कनिका पीछे खिसकते हुए बोली। सम्राट अपनी सेलेट उतार देता है और एक भूखे भेड़िए की तरह कनिका के ऊपर झपट पड़ता है। पूरे रूम में कनिका के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। फ्लैशबैक एंड। कनिका रोते हुए दिव्यांश को ये सब बता रही थी। वो रोते हुए बोली, उस जानवर ने 2 दिन में पता नहीं कितनी बार मेरे साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी जब उसका मन भर गया तो मुझे अपने आदमियों को सौंप दिया, उन्होंने ने भी मेरे साथ। इतना बोलकर कनिका फिर से रोने लगती है। कनिका की बातें सुनकर दिव्यांश और विराट को बहुत गुस्सा आता है। उनको कनिका की हालत पर बहुत बुरा लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे बोल रहे थे, सबक तो सिखाना ही होगा। कनिका रोए जा रही थी। वहीं दिव्यांश और विराट के पास कोई शब्द नहीं थे कि वो कनिका को चुप कराए। इधर ईशाना स्टूडियो में सब काम समझ रही थी। उसको फिल्म मेन रोल मिला था, बट नेगेटिव उसको ये बात यहाँ आकर पता चलती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको तो बस काम करने से मतलब था, नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले क्या करना। वहीं ईशाना के अपोजिट फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम चैतन्य काश्यप था। चैतन्य काश्यप फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम था जो अपनी हैंडसम और आकर्षण व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। वो फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट बैचलर हीरो में थे जिनके चाहने वालों की संख्या लाखों में थी। चैतन्य की आंखें गहरी और आकर्षक थीं, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थीं। उनके बाल काले और घने थे जो उनके चेहरे को और भी आकर्षक बनाते थे। उनकी मुस्कान पर लाखों लड़कियों जान निकल जाती थी। उनके पास इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी अपने पैरों पर ला सकता था। चैतन्य का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो कहीं भी जाता था तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। चैतन्य काश्यप फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम था जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता था। वो एक ऐसा अभिनेता थे जो अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लेता था। लेकिन उनको ये पहचान कुछ सालों पहले ही मिली थी। उससे पहले चैतन्य काश्यप से भी एक बड़ा नाम इंडस्ट्री में था। उनके आगे चैतन्य काश्यप कुछ नहीं थे, पर जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा है तब से फिल्म इंडस्ट्री में चैतन्य काश्यप का सिक्का चलता है। बलविंदर ईशाना को चैतन्य से मिलता है। ईशाना की खूबसूरती देखकर चैतन्य भी खुद को उसकी तरफ आकर्षित होते हुए रोक नहीं पाया। मिस ईशाना, ये है हमारी फिल्म के हीरो चैतन्य काश्यप।
बलविंदर मुंह में सिगार लिए बोला। चैतन्य ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो मिस ईशाना। ईशाना ने नजर चैतन्य के हाथ पर जाती है, फिर वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते। ईशाना की हरकत देखकर बलविंदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वही चैतन्य अपना हाथ पीछे कर लेता है और हल्के से वो भी मुस्कुरा देता है। ईशाना बलविंदर से बोली, सर मुझे लगता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। फिल्म कल से शुरू होगी और आज जो कुछ सिखाना जाना था वो तो जान गए हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं, बलविंदर ज्यादा ना बोलते हुए कहा। थैंक यू। ईशाना ये बोलकर वहां से चली जाती है। चैतन्य बलविंदर से बोला, कहाँ से मिल गई तुमको ये? मत पूछो यार, बहुत मुश्किल से हाथ आए हैं, बलविंदर उसको देखते हुए बोला। क्या पेलने है तुम्हारा? चैतन्य मुस्कुराते हुए बोला। बस देखते जाओ, ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर संजीवका की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी गाड़ी पेड़ से जाके टकराई थी, जिस कारण गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहीं संजीवका को भी सर पर चोट आई थी। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर आती है और इधर उधर देखने लगती है। रात होने लगी थी और वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर थी। वो अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वो एक सुनसान सड़क पर है, जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। वो किसी भी तरह की आवाज नहीं सुन पा रही थी, सिवाय अपने दिल की धड़कन के। संजीवका ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। उसने अपने सर पर हाथ रखा और महसूस किया कि वहां से खून बह रहा था। वो अपने आसपास देखने लगी और पाया कि वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। वो शहर से दूर थी और उसका फोन भी टूट गया था, जिस कारण वो मदद के लिए कॉल कर भी नहीं कर सकती थी। संजीवका ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगी। वो जानती थी कि उसे मदद के लिए किसी तरह शहर पहुंचना होगा, लेकिन वो इतनी कमजोरी महसूस कर रही थी कि वो अपने आप को आगे बढ़ने में असमर्थ पा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद संजीवका को कुछ लोग दिखते हैं। वो उनके पास जाती है। संजीवका उनके पास आते हुए बोली, सुनिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जंगल में किसी लड़की की आवाज सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जहां से आवाज आ रही थी। संजीवका पास जाके देखती है कि कुछ लोग अपनी गाड़ी पर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। वो समझ गई थी कि वो बुरी तरह से फंस गई हैं। वहीं वो लोग उसको देखकर एक दूसरे को देखते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। उन लोगों को खुद की तरफ आते देखकर संजीवका पीछे की तरफ भागने लगती है। गलती से समर्थ की जगह पर सार्थक लिख दिया है, असुविधा के लिए खेद है। संजीवका उन लोगों को खुद की तरफ आते देखकर पीछे की तरफ भागने लगती है। अब ये मुसीबत कहाँ पीछे पड़ गई, वो भागते हुए बोली। इधर समर्थ फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। जी मिस्टर दिग्गज जी, मैं समझ गया, हम जल्दी ही मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये डील कपूर इंटरप्राइजेज को ही मिलेगी। उस तरफ से कुछ बोला जाता है, जिसे सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या आप भी मिस्टर दिग्गज? अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी। फोन के उस तरफ से कुछ बोला जाता है, जिस पर सार्थक हंसते हुए बोला, मिस्टर दिग्गज, आप इन सब की टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है मिस्टर दिग्गज, गुड नाइट। इतना बोलकर सार्थक फोन रख देता है। सार्थक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर दिग्गज, प्यार सिर्फ एक इंसान से किया जाता है और शादी भी उसी से की जाती है। मैंने जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया था और शादी भी मैं उसी से करूंगा। सार्थक इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। सार्थक की गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है, जिसे सार्थक की गाड़ी की टक्कर लग जाती है। वो लड़की संभलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी की टक्कर से वो संतुलन खो बैठती है और गिर जाती है। लो हो गया कांड, मुझे समझ नहीं आता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, बड़बड़ाते हुए बोला। सार्थक तुरंत गाड़ी रोककर उतर जाता है और लड़की की मदद करने के लिए दौड़ता है। वो लड़की को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की खुद ही उठ जाती है। वो बिना उसकी तरफ उससे माफी मांगने लगती है। उस लड़की के बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे, जिस कारण सार्थक उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। वो लड़की सार्थक की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सार्थक धीरे पर हैरानी से बोला, संजीवका। संजीवका सार्थक को देखती है तो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती हैं। तो तुम वापस आ ही गई, वैसे अब कहाँ भाग रही थी? तुम्हारी तो आदत है बिना कुछ बोले भाग जाने की, सार्थक गुस्से में उसे घूरते हुए बोला। सार्थक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं किसी को बिना बताए नहीं गई थी।
संजीविका उसको देखते हुए बोली। ओह अच्छा, तो 2 साल पहले मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? सार्थक से जब गुस्सा काबू नहीं हुआ तो वो संजीविका की बाजू पकड़कर बोला। संजीविका दर्द से कराहते हुए सार्थक के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली। सार्थक, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ओ रियली संजीविका, और जो 2 साल से मुझे दर्द, आंसू मिला है उसका क्या? सार्थक चिल्लाते हुए बोला। सार्थक, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, एक बार मेरी बात सुन लो। संजीविका एक बार पीछे देखते हुए बोली। उसने देखा कि पीछे वहीं गुंडे उसको ढूंढते हुए आ रहे थे। ये रही वो लड़की। उन आदमियों में से एक आदमी आगे चलते हुए बोला। उसकी आवाज सुनकर सार्थक और संजीविका उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। सार्थक संजीविका से दूर हो जाता है और धीरे से बोला, कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने इनसे मदद के लिए इनके पास गई तो ये लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। संजीविका सार्थक के पीछे खड़ी होते हुए बोली। ए हीरो, चुपचाप तेरे पीछे खड़ी लड़की हमें दे दे, वो आदमी सार्थक से बोला। कौन ये लड़की? सार्थक पीछे संजीविका की तरफ उंगली करके बोला। हाँ, वो आदमी बोला। संजीविका छोटे बच्चे की तरह सार्थक के पीछे से अपना सर निकालते हुए बोली। नहीं सार्थक प्लीज। सार्थक उसका हाथ पकड़ता है और उसको सामने करते हुए बोला। ले जाओ, मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसके पीछे मैं अपनी जान क्यों गंवाऊं? वो आदमी 3-4 थे, वो भी बॉडी बिल्डर। सार्थक उनके आगे बच्चा लग रहा था। सार्थक, कमीने, अगर मैं बच्चा गई तो भाई को तेरी ये करतूत जरूर बताऊंगी। मैं तुझे बदुआ देती हूँ, तेरी शादी एक चुड़ैल से हो जाए, वो दिन रात तेरे सर पर बैठी रहे, तेरा जीना हराम कर दे। संजीव का दांत पीसते हुए सार्थक को घूरते हुए बोली। सार्थक शर्माते हुए बोला, वो चुड़ैल तो तू ही होगी ना, वैसे तू अपने बारे में इतने अच्छे से कैसे जानती है? सार्थक उसको देखते हुए बोला। सार्थक, मैं तेरी जान ले लूंगी अगर तूने मुझे बचाया नहीं तो क्या जान तू मेरी 2 साल पहले ही ले गई थी, एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं हूं मैं। सार्थक संजीविका को देखते हुए बोला। उन दोनों की बकवास सुनकर वो आदमी परेशान हो गए थे। एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, चुप करो तुम लोग, एक लड़की चल हमारे साथ। नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बहन हूँ। संजीविका चिल्लाते हुए बोली। क्यों, अनंत अंबानी की बहन है क्या तू? ये बोलकर वो आदमी हंसने लगते हैं। वो संजीविका को खींच कर ले जा रहे थे कि तभी सार्वजनिक ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसने संजीविका का हाथ पकड़ा था। दिव्यांश और विराट कार में बैठे थे। विराट आगे वाली सीट पर बैठा था। वो पीछे दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, चीफ अब क्या करना है? क्या करना है? उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। दिव्यांश कुछ सोचते हुए बोला। तो वो क्या आपके घर पर रहेंगी? विराट उसको देखते हुए बोला। विराट की बात सुनकर दिव्यांश उसको घूरते हुए बोला, हर किसी को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता ईशाना को कुछ पता चले। तो वो कहाँ रहेगी चीफ? विराट बोला। तुम्हारे घर पर रहेंगी, तुम्हारे साथ। विराट आगे देखते हुए बोला, अच्छा मेरे घर पर रहेंगी। फिर दिव्यांश की बात को ध्यान से समझते हुए जल्दी वो पीछे देखते हुए हैरानी से बोला, क्या मेरे घर पर? क्यों? क्यों क्या? दिव्यांश उसको बिना देखे बोला। नहीं चीफ, मैं उसको अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ। विराट ना में सर हिलाते हुए बोला। मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ विराट, बल्कि ऑर्डर दे रहा हूँ। दिव्यांश विराट को घूरते हुए बोला। जी चीफ। विराट के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो दिव्यांश की बात को काट भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद दिव्यांश पेंट हाउस आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वैसे ही लाइट चली जाती है। वैसे तो पुणे शहर में लाइट जाती नहीं थी और दिव्यांश का घर मेन सिटी में था, इसलिए बहुत कम ऐसा होता था कि जब लाइट जाए पूरे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। दिव्यांश को कुछ दिख नहीं रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मैरी कहाँ हो, सब कोई लाइट लेकर आओ। दिव्यांश ने जब ये बोला तभी किसी ने मोमबत्ती जला दी, जिससे कमरे में एक मध्यम रोशनी फैल गई। दिव्यांश की नजरें उस तरफ घूम गईं जहां से मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी, और जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोमबत्ती किसी और ने नहीं, ईशाना ने जलाई थी। दिव्यांश की नजरें मोमबत्ती की रोशनी में ईशाना के सुंदर और मासूम चेहरे पर रुक सी गईं। वो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देख रहा था जो उसके दिल को छू रही थी। ईशाना का चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और भी सुंदर लग रहा था, जैसे कि वो कोई परी हो। दिव्यांश को लगता था कि वो ईशाना को देखता ही रहेगा और उसकी आंखें कभी भी उससे हटेंगी नहीं।
दिव्यांश को लगता है कि वो कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हारी आंखें वो मोमबत्ती की रोशनी में और भी सुंदर लग रही हैं। ईशाना मुस्कुराते हुए बोली, आपको मेरी आंखें सुंदर लगती हैं? दिव्यांश ने कहा, हाँ, बहुत सुंदर। तुम्हारी आंखें मुझे आकर्षित कर रही हैं। ईशाना की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने कहा, आपको मेरी आंखें पसंद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में और भी कुछ पसंद है। दिव्यांश को लगता है कि ईशाना क्या कह रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो बस ईशाना की आंखों में खोया रहता है। तभी ईशाना एक कदम और आगे आई और बोली, आपको मेरे बारे में और क्या पसंद है? दिव्यांश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कहा, तुम्हारी मुस्कान, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ईशाना की आंखें खुशी से चमकने लगी और उसने कहा, आपको मेरी मुस्कान पसंद है? दिव्यांश ने कहा, हाँ, बहुत पसंद। तुम्हारी मुस्कान मुझे आकर्षित कर रही है। ईशाना और दिव्यांश एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जब तभी मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे और भी करीब आ गए। मोमबत्ती की रोशनी में ईशाना और दिव्यांश के चेहरे और भी करीब आ गए। दिव्यांश का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो ईशाना की आंखों में खोया हुआ था। तभी ईशाना ने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्यांश के गाल पर रख दिया। दिव्यांश को लगता है कि वो स्वर्ग में है और वो ईशाना के स्पर्श से पिघल रहा है। ईशाना ने धीरे से कहा, मिस्टर कपूर, आप मुझे बहुत पसंद हो। दिव्यांश का दिल उछल गया और उसने कहा, ईशाना, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ईशाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। दिव्यांश ने कहा, तुम्हारी आंखें मुझे आकर्षित करती हैं, तुम्हारी मुस्कान मुझे पागल बनाती है। ईशाना ने कहा, तुम मुझे पागल बनाते हो, मिस्टर कपूर। वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और उनके दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहे थे। तभी दिव्यांश ने ईशाना के कान में धीरे से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ईशाना। ईशाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मिस्टर कपूर। वे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और उनके दिल एक दूसरे के साथ धड़क रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी दिव्यांश को जोर का झटका लगता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। मिस्टर कपूर, कहाँ खो गए थे आप? ईशान उसको घूरते हुए बोली। मैं कहीं कहीं नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। दिव्यांश अपने हाथ को पीछे अपनी गर्दन पर फेरते हुए बोला। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे थे? हाँ, आप मेरी आंखें क्यों देख रहे थे? ईशाना सोचते हुए बोली। हाँ, क्या आंखें? अच्छा, आंखें। तो मैं तुम्हारी आंखें नहीं देखूंगा तो क्या देखूंगा? दिव्यांश बात बदलते हुए बोला। हाँ, वो भी है, आंखें देखकर बातें की जाती हैं। चलिए ठीक है, अब खाना खा कर आए हैं, ईशाना मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, दिव्यांश ने कहा, तो ठीक है, गुड नाइट। ये बोलकर ईशाना वहां से चली गई। दिव्यांश ईशाना को जाते हुए देखकर बोला, पता नहीं मेरी लेखिका ने क्या लिखा है, ना पास आने देती है ना दूर जाने दे रही है, इससे ना प्यार का इजहार कराती है और ना प्यार होने से रोक रही है। पता नहीं क्या करना चाहती है मेरे साथ। वो फिर से बोला, एक बार मुझे मेरी कहानी की लेखिका मिल जाए, बस तब मैं पूछूंगा क्या सोचकर मुझे हीरो बनाया है, क्या सोचकर इस कहानी का नाम तू मेरी मोहब्बत रखा है। दिव्यांश मुझे ग्रिन कोसते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है कि लेखिका ने उसकी जिंदगी को कितना रोमांचक बना दिया है। कमरे में जाकर वो बोलता है, लेखिका जी, आप सचमुच एक जादूगर हैं। मेरी जिंदगी को इतना रोमांचक बना दिया है कि मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ। वो फिर से बोलता है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे ईशाना जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की से मिलवाया है। समर्थ ने उस आदमी का हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी सारी नसें दिखने लगी थी। वो दर्द से कराहते हुए बोला, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। अपने दोस्त की हालत देखकर वो लोग भी समर्थ को कसकर पकड़ लेते हैं, जिस कारण वो आदमी छूट जाता है। उन लोगों ने समर्थ और संजीविका को पकड़ लिया था। वो आदमी अपने हाथ को मोड़ते हुए समर्थ की तरफ गुस्से से घूरते हुए बढ़ रहा था। वो समर्थ के मुंह पर कसकर एक मुक्का मारता है, जिस कारण समर्थ के होठ के किनारे से खून निकलने लगता है। संजीविका ये देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर समर्थ उसको घूरते हुए बोला, चिल्ला क्यों रही हूँ, मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, समझी। समर्थ की बात सुनकर संजीविका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। संजीविका की बात सुनकर समर्थ हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी तुमको मेरी याद आई, 2 साल पहले कहाँ गया था तुम्हारा ये प्यार।
तब तो मुझे अकेला छोड़कर बिना कुछ बताए चली गई थी। समर्थ की बात सुनकर संजीविका चुप हो जाती है। वो कुछ सोचकर बोलती है, मेरी मजबूरी थी समर्थ, तुम नहीं समझ सकते। हाँ, मैं कहाँ कुछ समझूंगा। फिर वो उन आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, भाई तुम लोग रुक क्यों गए हो? मारो मुझे, जी कर मैं क्या करूँगा? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो समर्थ? संजीविका मुंह बनाते हुए बोली। और क्या बोलूं, तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है समर्थ। क्या समर्थ? समर्थ उन लोगों को खुद से छुड़ाते हुए बोला। समर्थ संजीविका के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए आंखों से कुछ इशारा करता है। संजीविका उसका इशारा समझ जाती है। वही वो आदमी उन दोनों की बकवास सुनकर परेशान हो गए थे। समर्थ चिल्लाते हुए बोला, संजीविका भागो। संजीविका समर्थ वहां से जल्दी भागने लगते हैं। वो आदमी कुछ समझते तब तक वो दोनों उनसे बहुत आगे निकल गए थे। वो लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों जंगल के अंदर भागते चले जा रहे थे। भागते भागते वो दोनों जकाल की बहुत अंदर आ जाते हैं। अब संजीविका के पास हिम्मत नहीं बची थी कि वो और भाग सके, इसलिए वो वहीं रुक जाती हैं। समर्थ संजीविका की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? समर्थ हांफते हुए बोला। संजीविका वहीं पर बैठते हुए बोली, बस समर्थ, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। संजीविका की हालत देखकर समर्थ भी वहां रुक जाता है। संजीविका तेज तेज सांस लाते हुए बोली, तुमको भागने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि तुम उन लोगों को मारो गए। संजीविका की बात सुनकर समर्थ उस घूरते हुए बोलो, हाँ क्यों नहीं, मैं उनको तुम्हारे लिए मरता, फिर मुझको कौन बचाता उनसे। वो फिर से अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, देखा नहीं था कितने मुस्टंडे जैसे थे, बॉडी नहीं दिखी थे उनकी, मेरे जैसे 2-3 समर्थ मलिक बन सकते थे। समर्थ की उत्साह मुंह बनते हुए बोला। उसके फेस को देखकर संजीविका का चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समर्थ को देखते हुए मन में बोलती है, तुम बिल्कुल नहीं बदले समर्थ, 2 साल पहले जैसे थे वैसे आज भी। काश उसे दिन में वहां नहीं जाती तो आज मैं तुम्हारे साथ होती। कहाँ खो गई? समर्थ संजीविका के सामने हाथ हिलाते हुए बोलो। हाँ कहीं नहीं, संजीविका इधर उधर देखते हुए बोली। संजीविका की बात सुनकर समर्थ मुंह बनते हुए बोलो, वैसे पता नहीं मैंने तुमको क्यों बचाया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। अच्छा खासा मैं घर जा रहा था, आराम से घर पर सोता, पता नहीं कहाँ से मैं यहाँ आ गया। समर्थ संजीविका को चिढ़ाते हुए बोलो। समर्थ की बात सुनकर संजीविका को बहुत गुस्सा आता है। वो चलाते हुए बोलती है, हाँ तो क्यों रुके हो, यहाँ पर जाओ, यहाँ से मैंने नहीं रोका है तुमको, समझे तुम? संजीविका की बात सुनकर समर्थ बोला, जरूर चला जाता अगर मुझे रास्ता पता होता, यहाँ मुझे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा है। संजीविका कुछ बोलती तब तक किसी जानवर की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर के कारण समर्थ के सीने से जा लगती हैं। संजीविका सीने से लग जाने के कारण समर्थ के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है। संजीविका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, वहीं समर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको सीने से लगाए या उसको खुद से दूर कर दे। समर्थ धीरे से बोला, डर क्यों रही हो, आखिर वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, कोई अपने रिश्तेदारों से ऐसे डरता है क्या? समर्थ की बात सुनकर संजीविका जल्दी से उससे अलग होती है और उसको घूरते हुए बोली, क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लो सच बोलो तो पागल हो गया हूँ, मुझे उस जानवर से ज्यादा तो तुमसे डर लगता है। समर्थ संजीविका से दूर जाते हुए बोला। संजीविका उसकी बात समझ नहीं पाती है, वो हैरान होते हुए बोली, मुझसे क्यों डर रहे हो, मैं तुमको खा थोड़ी जाऊंगी। खा तो नहीं जाओगी पर मेरी इज्जत, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं तुम मेरी इज्जत न लूट लो। समर्थ अपनी शेलक ठीक करते हुए बोला, बकवास बंद करो समर्थ, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं कमीने, रुको। संजीविका उसके पीछे भागते हुए बोली। समर्थ और संजीविका दोनों एक पेड़ के इधर उधर घूम रहे थे। समर्थ आगे, संजीविका उसके पीछे भाग रही थी। वो दोनों अपनी चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे कि तभी उनको शेर की दहाड़ने की आवाज आती है, जिससे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों ठंडी हवा चलते हुए भी पसीना आ रहा था। दोनों ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ थे। ये किसकी आवाज है समर्थ? संजीविका डरते हुए बोली। बिल्ली। समर्थ की बात सुनकर संजीविका उसको घूरते हुए बोली, पागल हो क्या, तुमको ये आवाज बिल्ली की लगती है? ये जरूर किसी शेर की आवाज है। जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? समर्थ भी उस पर चिल्लाते हुए धीरे से बोला। अब हम क्या करेंगे समर्थ? संजीविका रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली। संजीविका की बात सुनकर समर्थ जल्दी से बोला, अरे मुझे क्या पता यार, जहां तुम वहां मैं भी तो यही हूँ।
वो इधर उधर देखता है तो पीछे एक बड़ा सा पेड़ था। समर्थ जल्दी से उसके पास आया और संजीविका को देखते हुए बोला, इस पर चढ़ जाओ जल्दी से। संजीविका एक बार पेड़ को देखती तो कभी समर्थ को। वो चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या, मैं और इस पर चढ़ जाओ, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ, पर पेड़ पर चढ़ने से इसका क्या मतलब है। मैं नहीं चढ़ सकती हूँ। पागल मत बनो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, इससे पहले शेर आ जाए। मैं नहीं आऊंगी, समझे तुम। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि तभी उनको शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर संजीविका डर जाती है। डर के कारण उसका शरीर पूरा कांप रहा था। समर्थ चिल्लाते हुए बोला, अब वहां भूत बनके खड़ी ही रहोगी कि जल्दी से ऊपर आओगी, हाथ पकड़ो मेरा। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोला। संजीविका भागते हुए पेड़ के पास आती है कि उसे फिर से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वो वहीं रुक जाती है। संजीविका पेड़ की तरफ चेहरा किए हुए खड़ी थी, जिस कारण उसको पीछे का कुछ दिख नहीं रहा था। वहीं समर्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वो सामने देखता है, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वहीं संजीविका भी समझ गई थी, वो समर्थ की बात ना मानकर कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। संजीविका कांपते हुए बोली, स समर्थ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। समर्थ की तो सिटी पिटी गुम हो गई थी। उसके गले तक तो आवाज आ रही थी पर बाहर नहीं निकल रही थी। वो बहुत मुश्किल से बोला, हाँ 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 संजीविका, तू सही सोच रही हूँ। संजीविका जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। सामने एक बड़ा सा शेर खड़ा था। वो अपनी जीभ को मुंह पर फेरता है जैसे बोल रहा हो, आज तुम तो नहीं बचोगी। शेर धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। ये देखकर संजीविका डर से चिल्ला देती है। शेर उसके ऊपर झपटा मारने वाला था कि तभी समर्थ उसके आगे आ जाता है। उसने जल्दी से शेर के दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया। समर्थ से शेर का भार संभाला नहीं जा रहा था। वो डरते हुए बोला, संजीविका जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। समर्थ की बात सुनकर संजीविका जल्दी से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ने वाली, समझे। अरे यार, कभी तो कोई बात मान लिया करो। मैंने कहा जल्दी से ऊपर जाओ। समर्थ इस बार चिल्लाते हुए बोला। समर्थ का गुस्सा देखकर संजीविका डर जाती है और वो जल्दी से ऊपर पेड़ पर बैठ जाती है। समर्थ से अब शेर संभल नहीं रहा था कि तभी शेर ने उसके सीने पर अपना पंजा मार देता है। ये देखकर संजीविका जोर से चिल्लाती है। समर्थ दर्द से अपने सीने पर हाथ रखता है जहां से खून आने लगा था। वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था। शेर दहाड़ते हुए फिर उसके पास आने लगता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। समर्थ ने एक बार फिर से उसके पंजों को पकड़ लिया था जिससे वो उस पर फिर से वार न करे। समर्थ कोशिश करके शेर को अपने नीचे कर देता है। वो उसके मुंह को दबाने की कोशिश करने लगता है कि इस बार फिर से शेर ने उसके सीने पर अपना पंजा फिर से मार दिया। ये देखकर संजीविका पेड़ से नीचे कूद जाती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। समर्थ शेर से लड़ने की कोशिश कर रहा था पर कहाँ शेर कहाँ समर्थ, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। समर्थ के पूरे शरीर से खून ऐसे बह रहा था जैसे पानी। वहीं संजीविका पता नहीं इधर उधर क्या ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देख रही थी कि तभी उसे एक लकड़ी दिखती है। वो जल्दी से उस लकड़ी को उठा लेती है। फिर वो अपने दुपट्टे को जल्दी से फाड़कर उस लकड़ी के ऊपर लपेटने लगती है। इधर समर्थ अब शेर से लड़ते लड़ते थक गया था। तभी उसको कुछ आता है और वो अपने कोट की ऊपर वाली पॉकेट में हाथ डाल के उस चीज को जल्दी से निकाल लेता है। समर्थ उस चीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है और जोर से उस शेर के सीने पर मार देता है। वो कुछ और नहीं, एक पेन था जिससे लोग अपनी किस्मत लिखते हैं। उससे समर्थ ने अपनी जान बचाने का हथियार बना लिया था। वो उस पेन से उस पर वार करता जाता है, जिस कारण शेर दर्द के कारण कमजोर हो जाता है और भी खतरनाक हो जाता है। अब उसकी आंखों में खून सवार हो रहा था। वो समर्थ के चेहरे पर पंजा मार देता है। उसके हाथ उसके सीने हर तरफ पंजे का वार कर देता है। वो समर्थ को अपने मुंह से नोचने वाला था कि तभी वहां पर संजीविका आ जाती है। संजीविका उसके सामने आग दिखाती है जिससे वो डर से समर्थ के ऊपर से उठ जाता है और पीछे होने लगता है। संजीविका उस लकड़ी पर आग जलाकर शेर के सामने खड़ी हो जाती है। शेर धीरे धीरे पैरों को पीछे कर रहा था। वो डर के मारे दहाड़ता है और फिर से उन लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन संजीविका फिर से उसके सामने जलती हुई लकड़ी को आगे कर देती है, जिससे वो डरते हुए वहां से भाग जाता है। संजीविका और समर्थ शेर के जाते ही सांस में सांस लेते हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो समर्थ जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून ही खून बह रहा था।
वो जल्दी से समर्थ के पास जाती है और उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए बोली, समर्थ आंखें खोलो। समर्थ की आंखें बंद थी, उसको कुछ भी होश नहीं था। संजीविका रोते हुए बोली, समर्थ प्लीज आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती समर्थ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज आंखें खोलो। संजीविका की बात सुनकर समर्थ धीरे से अपनी आंखें खोलता है और संजीविका को देखने लगता है। वो कुछ बोलने वाला था कि तभी खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखकर संजीविका और भी डर जाती है। वो समर्थ के सीने पर हाथ रखती है जहां से खून निकले जा रहा था। समर्थ खांसते हुए बोला, संजीविका, समर्थ प्लीज तुम मत बोलो, देखो कितना खून निकल रहा है, मैं अभी किसी को लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो उठने लगती है कि तभी समर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकते हुए बोला, तुमको मुझे हमेशा छोड़ के जाने की पड़ी रहती है, आज मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, तुम भी मेरा इंतजार करोगी पर मैं वापस नहीं आऊंगा। ये बोलकर समर्थ फिर से खांसने लगता है। समर्थ की बात सुनकर संजीविका चिल्लाते हुए बोली, चुप करो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे तुम। समर्थ मुस्कुराते हुए संजीविका को देखने लगता है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अब क्या होगा? समर्थ मर जाएगा क्या? उसका क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर आप लोग ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो? मतलब अब मैं पार्ट भी देने लगी हूँ, रोज नहीं पर ज्यादा वक्त नहीं लेती, फिर भी समीक्षा क्यों नहीं दी जाती है, रेटिंग भी नहीं की जाती है? यार क्या चाहते हो मुझसे? आखिर मुझसे ही क्यों दुश्मनी है भाई? मैंने ऐसा भी क्या बिगाड़ा दिया है आप लोगों का? पार्ट दो तो दिक्कत, ना दो तो दिक्कत, आप लोग रेटिंग और समीक्षा नहीं करते हो जिस कारण मेरी कहानी की रेटिंग गिर गई है। सिर्फ आप लोगों की वजह से 2 साल की मेहनत बर्बाद हो रही है मेरी। ना स्टिकर देना ना सपोर्ट करना। कहानी लिखना मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है यार, पर घर वालों को तो बताना जरूरी है कि मैं जो कर रही हूँ वो फालतू नहीं है। यहाँ आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वहाँ घर वाले नहीं करते हैं, बढ़िया है गिराते रहो, मुझे कहा जाता है ना कि किसी इंसान को ना कामयाब उसके अपने करते हैं, वही मेरे साथ भी हो रहा, सही हो रहा है मेरे साथ।